गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने अभिक्रिया वेग रसमीकरण मिति के पदों के अंदर हो तो उसके अंदर किस किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखें, आज क्या दिया है हमने। 2A से उत्पाद बन रहा है तो इस अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घटकर 0.4 मोल शेष रह जाती है या रह जाती है, तो इस समय अंतराल के अंदर अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखें अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया है 2A से आगे उत्पाद बन रहा है, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में T बराबर जब 0 था तो प्रारंभिक सांद्रता 0.5 मोल थी। ये कह रहा है अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घटकर, यानी 10 मिनट लगी 0.5 से घटकर 0.4 आने में। इसका मतलब इनिशियल टाइम आपको 0 लेके चलना है इस इक्वेशन के अंदर। T बराबर 1 हो या इसको 1 मान ले, इसको क्या मान ले 2। T बराबर 2 पर 10 मिनट में 10 मिनट बाद कितनी शेष रहेगी 4.4 मोल। प्रोडक्ट का एक बार कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें रिएक्टेंट के ही डाटा क्वेश्चन में दिए हैं, तो उस रिएक्टेंट के डाटा से ही हम क्या करेंगे, इसके अभिक्रिया के वेग को फाइंड आउट करेंगे। अब आपका ध्यान जाना चाहिए रिएक्टेंट के ऊपर। हमारे पास वेग निकालने का फॉर्मूला देखो, इस A से कैसे निकालेंगे, -dA/dt। अगर मैं इतना फॉर्मूला लिख दूं तो आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में देखा था कि A के पैरों में, यानी A का जो आपने फॉर्मूला बनाया है यहां पर, उसके पैरों में अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं देते हैं तो ये फॉर्मूला A के लुप्त होने की दर का बन जाता है या A के विघटन की दर का बन जाता है। इसलिए जो भी स्टोइकियोमेट्री है उसका भाग लगा दें, भाग लगाते ही फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास, अभिक्रिया के वेग का। इसलिए स्टोइकियोमेट्री का विशेष रूल है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब क्या है, अगर आपने यहां 2 नहीं लगाया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखें माइनस का माइनस रखें, dA क्या चीज है, अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुई कैसे निकालते हैं, परिवर्तन होता है R2 माइनस में R1 और नीचे लेते हैं T2 माइनस में T1। ये प्रीवियस क्लास में देखा था हमने। R2 का मतलब बाद में सांद्रता कितनी, बाद में ये भी R2, ये क्या है R1, तो क्या लिख दें 0.4 माइनस में 0.5 बटे 10 माइनस में 0, 2 का 2 लिख दें यहां पर, तो ऑलरेडी था, मैंने dt का मान इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ऊपर वाले को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बच जाएगा, -0.1 मोल बटे 2 इंटू 10, नीचे 10 बचा है, केवल 10 में से 0 गया 10, वो भी प्लस का 2 इंटू 10 हो गया। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 0.1 प्लस का हो गया और नीचे हो गया 20। यहां से पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाते क्या आ जाएगा 1/200। क्लियर है, 1 क्या आ गया 200 आ गया। 1/200 के अंदर भाग दे लें या कुछ और तरीका देखो लिखने का मैं बता देता हूं। यहां बता रहे हैं 1/200 को कुछ इस टाइप से लिखते हैं 2 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस 100 को ऊपर ले जाने का तरीका है 1/2 तो एज इट इज रखें, 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस के अंदर पावर के रूप में लिखा जाएगा। 1 के बाद 2 जीरो थी, इसका मतलब होता है 10 की पावर 2। 1 के बाद 3 जीरो, इसका मतलब 10 की पावर 3। यहां 10 की पावर 2 थी, जब 10 की पावर 2 नीचे से अगर ऊपर लेके जाते हो आप, ठीक है, तो वो इनवर्स के अंदर हो जाती है। 1/2 का मतलब होता है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं 0.5, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। 0.5 को और भी सोल्व कर सकते हैं, 5.0 कर सकता हूं मैं, और 5.0 करूंगा तो इस पॉइंट को खिसका के आगे लेके जा रहा हूं, और पॉइंट को जब आगे लेके जाते हैं तो 10 की पावर के अंदर जो माइनस के अंदर घात होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर। अब ध्यान रखना सेकंड इनवर्स नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि यूनिट क्या दे रखी है? मिनट में दे रखी है, और मिनट में दे रखी है तो हम यहां लिखेंगे मिनट इनवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये 2 है, उसके बाद आप मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करके उत्तर निकाल लें, और यूनिट में ध्यान रखना मोल पर लीटर मिनट इनवर्स है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग सेकंडों में ज्ञात कीजिए, तो सेकंड में ज्ञात करने के लिए पहले मिनट को चेंज कर लेना इस 10 को सेकंड के अंदर, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 10 को 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया है H2O2 से बन रहा है H2O प्लस में O2। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर आपको O2 के निर्माण की दर दे रखी है 64 ग्राम पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और जल के निर्माण की दर पूछी गई है, वो भी ग्राम पर लीटर सेकंड इनवर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर एक नई बात आएगी इसके अंदर, उस पर बात करेंगे हम। सबसे पहले अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला क्या बनेगा? अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला बनता है इसके अनुसार, तो बनता है माइनस डी H2O2 बटे 2dt बराबर प्लस डी H2O बटे 2dt बराबर प्लस DO2 बटे dt। ठीक है, सबसे पहले कहा था कि किसी के निर्माण की दर दे रहा है, दूसरे के निर्माण की दर या दूसरे के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये बनाना आना चाहिए। अब देखें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको दर दे रखी है वो ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है, और क्वेश्चन के अंदर भी क्या कर रहा है? ग्राम प्रति लीटर में ही पूछ रहा है, और ग्राम प्रति लीटर में दे रहा है और ग्राम प्रति लीटर में ही पूछ रहा है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो ग्राम प्रति लीटर में दे रखा है उसी को डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मूले के इस फॉर्मूले के अंदर रखकर जो भी आंसर आएगा, कहने का मतलब वो ग्राम प्रति लीटर में ही आएगा, ऐसा नहीं करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इन फॉर्मूलों के अंदर जो व्यक्तिगत दरें ली जाती है वो हमेशा मोल के पदों में ही लेनी है, इसलिए पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसके निर्माण की दर निकालेंगे? जल के निर्माण की दर मोल में आएगी, उस मोल को वापस ग्राम में बदलेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब, मेरी बात समझे कि इस चीज को, यानी यहां जो दर है वो ग्राम में दे रखी है, इस ग्राम को पहले बदलेंगे किसके अंदर? मोल। मोल में बदलते ही क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम किसको फाइंड आउट कर लेंगे? जल के निर्माण की दर को। कहने का मतलब इस मोल से जो भी उत्तर आएगा वो हमारा मोल में ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है तो इस मोल को वापस किस में बदल लेना? ग्राम में। हमें कुछ इस टाइप से स्टेप दिखाना है। अगर यहां से डायरेक्ट ग्राम में दिया है और ग्राम में ही हमने डायरेक्ट निकाल दिया तो ये रास्ता गलत है, ध्यान रखना। आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस चीज को, ग्राम वाले को। देखें, O2 के निर्माण की दर दे रखी है। हम जानते हैं O2 की मात्रा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है वो यहां लिखेंगे। O2 का अणु भार क्या है वो यहां लिखेंगे। अब O2 की मात्रा देखो कितनी दे रखी है? 64 ग्राम दे रखी है। पहले मैं ओनली 64 ग्राम को बदलना है, क्योंकि आगे वाला देखो सेम है फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं, लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, 64 ग्राम है। O2 का अणु भार, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो O2 के मोल निकालें पहले, और O2 के मोल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणु भार, या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का परमाणु भार, या पदार्थ जो ग्राम में मात्रा दे रखी है उसके अंदर अणु भार या परमाणु भार दोनों का भाग लगाएंगे, तब हमारे पास क्या आएगा? मोल आएगा। यहां देखें, पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी? 64। पदार्थ का अणु भार कितना? 32। 32 64 काट दें, कितना आ जाएगा? 2 मोल।
इसका मतलब है, मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूं कि 64 ग्राम का मतलब हो गया हमारे पास 2 मोल, यानी O2 के निर्माण की जो दर है, निर्माण की दर है वो दे रखी है हमें 2 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, केवल 64 ग्राम को बदल लिया किसके अंदर, मोल के अंदर। आपको ये करना है, पहले ग्राम को बदलना है किसके अंदर, मोल। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखें O2 की दे रखी है, जल की पूछी है, यानी ये हमें पूछ रहा है, ये हमें दे रखा है, तो इन दोनों को डायरेक्ट लिख लें संबंध के रूप में। दोनों को संबंध के रूप में लिखेंगे तो देखें यहां लेके आ रहा हूं मैं, संबंध ये है DH2O बटे 2DT बराबर DO2 बटे DT। क्लियर है? हमें यह निकालना है इतना, जिसको कवर कर रहा हूं, क्योंकि जल के निर्माण की दर निकालनी है, और जब निर्माण की दर निकालनी हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं होता। इस 2 को उस साइड में ले जाएं तो क्या बचेगा इधर, DH2O बटे DT, ये 2 उधर चला जाएगा, इधर हो गया DO2 बटे DT। क्लियर है? अब इसका मान क्वेश्चन में दे रहा है, वो जो हमने अभी मोल के पदों में कन्वर्ट करके निकाला है वो इतना है। हालांकि ग्राम में दे रखा था, मैंने कहा ग्राम में दिया जाए तो आप क्वेश्चन को ग्राम या किलोग्राम किसी में दे, कहने का मतलब आप उसको मोल में बदलेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखें इसको सोल्व करें तो 2 का 2 है, इस राउंड वाले का मान क्या है, इंटू 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। आंसर आ जाएगा 4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब देखें उत्तर कितना आया है, 4 मोल, यानी ये 4 मोल आया है। इस मोल को वापस किस में बदलेंगे, हम ग्राम के अंदर बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखें जल के निर्माण की दर है वो आपको किसके अंदर पूछी गई है, वहां ग्राम पर लीटर सेकेंड इनवर्स के अंदर ही हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखें अगर मैं मोल की बात करूं तो यहां जल के कितने मोल आए हैं, 4 मोल। H2O के 1 मोल अणु का भार कितना होता है, 18 ग्राम। क्लियर है? H2O के 1 मोल अणु का भार है वो कितना मिलता है, 18 ग्राम मिलता है। ठीक है, H2O के 4 मोल है हमारे पास, 4 मोल अणु का भार कितना होगा, 18 इंटू 4। 18 को कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। यानी 4 मोल का मतलब होता है 72 ग्राम, क्योंकि जल के 1 मोल का भार कितना 18 होता है, 2 का कितना 36, 54 और 72 या 72। ठीक है, 72 ग्राम। तो फाइनल क्या होगा, जल के निर्माण की दर जो आएगी, निर्माण की दर वो आ जाएगी 72 ग्राम पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में केवल एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डाटा दे रखा है ग्राम में, इस ग्राम वाले डाटा को पहले किस में बदलना होगा, मोल में बदलना होगा। और क्वेश्चन में आगे ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम को पहले मोल में बदला, इस मोल से उत्तर मोल में ही आया, क्योंकि यहां हमारा फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, फॉर्मूला यहां लगेगा, फॉर्मूले से उत्तर मोल में ही आया जो कि 4 मोल आया हमारा। इस 4 मोल को वापस बदला किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो कितना आएगा 72 ग्राम प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। इस क्वेश्चन का क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के नीचे एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि यदि किसी प्रश्न के अंदर हमें जो व्यक्तिगत दरें हैं वो ग्राम किलोग्राम के अंदर अगर दी हो तो उसको मोल के पदों में कन्वर्ट करेंगे या परिवर्तित करके ही क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला फैक्टर है
अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है उस चीज को देखेंगे इसके अंदर। अगर याद हो आपको जूनियर क्लास में साम्य अवस्था के अंदर हमने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। वो नियम कहता है कि उस नियम के अनुसार मैं बात करूं तो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक में अभिकारकों की सांद्रता जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है उसके अंदर एक वेग नियम आता है, उसके तहत हम बात करते हैं। वेग नियम या इसी को क्या बोला जाता है, दर नियम बोला जाता है। ठीक है, यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल, सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। किसके अनुसार, वेग नियम के अनुसार। और साम्य अवस्था में जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था वही ये बात कह रहा था। देखें, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं। एक सामान्य अभिक्रिया, अभिक्रिया है A प्लस B से आगे प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। हालांकि उत्पाद की कोई बात नहीं है इस नियम के अंदर, एक बार केवल अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, क्लियर है। यहां मैं बता दूं, चूंकि जो छोटे a और b लिखे हमने ये रस समीकरण मिति गुणांक है, रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, यानी ये a और ये जो b लिखा है वो क्या चीज है, रस समीकरण मिति गुणांक, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या रस समीकरण मिति गुणांक। अगर इस नियम के ऊपर या इस अभिक्रिया के ऊपर हम इस नियम को अप्लाई करें, इस नियम को, तो देखें क्या कहता है ये नियम कि इसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी वेग का मतलब किससे बात कर रहे हैं, आर से। रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक कौन है, ए और बी, तो ए की सांद्रता के और बी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, एक बार यहां तक बात करते हैं, थोड़ा सा हो रहा है उसमें आगे, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग आर है, ये अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। अभिकारक ए और बी दोनों की गुणनफल की दोनों की सांद्रता के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। अब देखें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी लिख रखे हमने, रस समीकरण मिति गुणांक है वो कितने लिख रखे हैं, ए और बी। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अंदर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे वो आपने पढ़ा था कि डायरेक्ट अभिकारकों की पावर में या घातांक के रूप में लिखे जाते थे। यहां मैं घातांक के रूप में a और b न लिखे, मैं लिख रहा हूं x और y। ठीक है, यानी यहां लगा तो a है, यहां लगा इसके आगे b है, रस समीकरण मिति गुणांक, लेकिन इस a की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x, इस b की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, y लिख रहा हूं। किस नियम के अंदर, वेग नियम या दर नियम में। ठीक है, जहां
एक्स व वाई का मान, एक्स व वाई का मान रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति गुणांक ए व बी, ए व बी के समान व भिन्न हो सकता है। यानी इन x और y का मान है वो a और b के समान भी हो सकता है और वो अलग भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक बात? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है कि x और y का मान रस समीकरण मिति गुणांक जो a और b अभिक्रिया के अंदर दे रखे हैं उनके समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है ये बात हम आगे देखेंगे, कब नहीं हो सकता ये बात भी उसी समय देखी जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां से समानुपाती का निशान हटाएं, समानुपाती का निशान हटाते ही एक नया कांस्टेंट आएगा k, आगे a की पावर x और b की पावर y। ये इक्वेशन बन गई वेग नियम की। ठीक है, यहां से समानुपाती के निशान को हटा दिया, वहां क्या लिखा है? एक कांस्टेंट, जहां k है जिसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग व्यंजक या वेग कांस्टेंट, वेग व्यंजक या वेग कांस्टेंट कहते हैं। यहां जो हमने k लगाया है वो क्या चीज है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग है या फिर वो क्या चीज है? वेग व्यंजक है। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन की हमने ये फाइनल समीकरण ये बनाई है जहां हमने x और y लिखा है। x और y का मान मैं बार बार कह रहा हूं a और b के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रारंभ में बता दूं कि अगर अभिक्रिया सिंपल होगी, अगर सरल अभिक्रिया होगी तो x का मान a के बराबर होगा, y का मान b के बराबर होगा। और अभिक्रिया अगर सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या जटिल अभिक्रिया है तो उस कंडीशन के अंदर x का मान a के इक्वल नहीं होगा और y का मान भी b के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? यानी a और b का मान है वो x और y के इक्वल होगा या x या y का मान a और b के इक्वल होगा। कब? जब अभिक्रिया क्या हो? सरल हो। मान लो कैसे, देखें एग्जांपल से समझे इस चीज को। एक अभिक्रिया लिखी हमने H2 प्लस में I2 से बन रहा है 2HI। ठीक है, ये अभिक्रिया लिखी। इस अभिक्रिया को मान लिया कि एक सरल अभिक्रिया है। ठीक है, सरल अभिक्रिया होगी तो इसकी वेग समीकरण देखो यहां तक तो सब में कॉमन रहेगा, प्रत्येक की आपको वेग समीकरण बनानी आनी चाहिए ताकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वेग नियम पे या दर समीकरण जो है, वेग समीकरण जिसको बोलते हैं, मैं इस चीज को वेग समीकरण बोल रहा हूं मैं। ये वेग समीकरण है जो वेग नियम से बनाई जाती है। ये वेग समीकरण सभी को बनानी आनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक सभी में बनेगा r बराबर k, यहां तक तो लिखना है। उसके बाद आपको देखना है अभिकारक कौन है, a ये तो H2 और I2। ठीक है, इस अभिक्रिया को मैंने क्या माना था? सरल माना था। तो सरल माना था तो इनके आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो ही क्या कर दें आप? पावर में दिखा दें। तो इसके आगे रस समीकरण मिति गुणांक 1, इसके आगे भी 1 पावर में 1 ही लिखा है, जो कि हम लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेग समीकरण बन गई किसकी? इस इक्वेशन की। यहां तक कॉमन रहेगा r बराबर k, फिर आगे अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक 1 है तो 1 लिख दें, 2 है तो दोनों का गुणनफल लिख दें, 3 है तो तीनों का गुणनफल आप रिएक्शन में लिख दें। एक एग्जांपल और देखें, हम लिखा 2a प्लस में 3b से उत्पाद बन रहा है किसी अभिक्रिया के अंदर, ब्रैकेट में लिख दिया। ये अभिक्रिया क्या है? सरल है, एक प्राइमरी रिएक्शन है, एक प्राथमिक अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं हम। सरल अभिक्रिया होगी तो उस समय मैंने कहा कि ये जो x है वो a है और y है वो b है। क्लियर है? मान लो ये सरल अभिक्रिया होगी तो वेग समीकरण जब बनानी होगी तो मैंने कहा r बराबर k, यहां तक तो इक्वल ही रखना है सभी को। अब देखें अभिकारकों को, देखें कौन है? a
यहां क्या है बी, ए के आगे स्टोइकियोमेट्री कितना लगाया 2, बी के आगे कितना लगाया 3। ठीक है, यानी जो रस समीकरणमिति गुणांक हमें दिखाई दे रहे थे वो डायरेक्ट हमने क्या किए पावर के रूप में लिख दिए या घातांक के रूप में हमने लिख दिए। इस समीकरण की वेग समीकरण ये बनेगी। ठीक है, दर नियम के अंदर पहले नियम ध्यान रखें थोड़ा सा फॉर्मेट। यहां x और y लेने का कारण ये था कि x और y का मान a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक इक्वेशन की वेग समीकरण बनानी आनी चाहिए। अगर आपको वेग समीकरण बनानी आती है तो हम आगे जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो थोड़े आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो वेग समीकरण किस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से, यानी r बराबर k, यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल लिख दें और रस समीकरणमिति गुणांक जो पावर में हमें हमेशा लिखने होते हैं अगर अभिक्रिया क्या हो, सरल हो। ठीक है, अभिक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो हम एक बार उस अभिक्रिया को सरल मानकर ही क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें r बराबर k, a की पावर x, b की पावर y। हमने कहा जो k है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है और या इसको वेग कांस्टेंट या क्या बोल रहे हैं वेग व्यंजक। यहां से ये जो हमने इक्वेशन बनाई है समीकरण नंबर जो 1 बनाई है, इस समीकरण नंबर 1 के अंदर एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं कि a की सांद्रता और b की सांद्रता दोनों को इकाई कर दिया जाए, यानी a की सांद्रता और b की सांद्रता दोनों का मान क्या हो, 1 हो जाए। ठीक है, तो यहां क्या रखेंगे, r बराबर k, a की जगह कितना रखें 1, b की जगह भी कितना रखें 1, ऊपर पावर y और x। हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट 1 ही आना है, 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट 1 ही आना है। तो इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा 1। तो यहां बचा कौन, r बराबर k, यानी r क्या चीज है, अभिक्रिया का वेग, k क्या चीज है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, यानी अभिक्रिया का वेग है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर ही होता है, या कह दो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग के बराबर ही होता है। कब, जब ये कंडीशन लगे। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, लैंग्वेज क्या होगी, यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी विशिष्ट अभिक्रिया वेग की, कि यदि अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक यहां 2 है, यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए, यानी 1 कर दी जाए, अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर कब हो जाएगा, जब अभिकारकों की सांद्रता क्या कर दें, हम इकाई कर देंगे तो उस समय अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग में क्या अंतर है। हमने पीछे के एपिसोड में अभिक्रिया वेग की परिभाषा पढ़ी थी कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा यहां से निकाल रहे हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो उस समय जो अभिक्रिया का वेग प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग व्यंजक। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखें, ये जो घात लगा रखी है हमने x और y, अब इन x और y का मतलब बता रहा हूं। ये a के पावर में हमने x लगा रखा है और एक हमने b के ऊपर पावर में क्या लगा रखा है, y लगा रखा है। क्लियर है यहां तक कि a के पावर में x लगा रखा है और b के पावर में हमने क्या लगा रखा है, y लगा रखा है। तो उस कंडीशन को देखें आप, a की पावर में जो x लिखा है इसको बोलेंगे a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और b की पावर के अंदर हमने जो y लगा रखा है उसको बोलेंगे b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। क्लियर है कि जो x है वो तो क्या है, a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और जो y है वो किसके सापेक्ष है, वो b के सापेक्ष अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर
ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि, y है b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि। अभिक्रिया कोटि का टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इस चीज को। और अगर इन दोनों को जोड़ दें x प्लस वाई, यानी दोनों घातांकों को जोड़ दें, यानी जो पावर लिखी थी इन पावर को जोड़ दें हम, तो x प्लस वाई जो होता है वो होता है कंप्लीट अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जिसको बोलते हैं केवल। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो क्या होती है कि अगर आपने किसी भी समीकरण की वेग समीकरण बना ली, तो वेग समीकरण बनाने के बाद अभिकारकों के ऊपर जो घातें आपको दिखाई दे रही है, उन घातों को जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया वेग, सॉरी अभिक्रिया की कोटि। यहां देखें हमने जो ये इक्वेशन ली थी, इस इक्वेशन के अंदर H2 प्लस में I2 से 2HI बनना था, ये वेग समीकरण बनी। इस वेग समीकरण में H2 के ऊपर कितना 1, I2 के ऊपर कितना 1, यहां देखें दूसरी समीकरण में A2 के ऊपर 2, B2 के ऊपर कितना 3। क्लियर है। अब देखें H2 के पावर में 1 लगाया, इसका मतलब H2 के सापेक्ष, देखो A के ऊपर क्या लगाया था x, जिसको क्या बोलते हैं, इस x को क्या बोलते हैं, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। y जो है वो b की पावर में लगाया था, तो y को क्या बोलते हैं, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो ये जो 1 है, तो मैं कह दूं H2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी 1, I2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी 1, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी 2, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी 3। अगर इन दोनों को टोटल कर दें तो टोटल कितना आया 2 आया। इसका मतलब 2 जो है वो क्या चीज है, कंप्लीट अभिक्रिया की कोटि है। और यहां 2 और 3 दोनों को जोड़ दें, टोटल कितना आया 5। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 5 आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है वो बनानी आनी चाहिए। वेग समीकरण में बता दिया कि R बराबर जो K वाला फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप ध्यान रखें, R बराबर K तक यहां है, आगे आपको क्या लिखना है, अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है उनकी सांद्रता का गुणनफल लिखना है। नेक्स्ट देखें, वेग व्यंजक का मात्रक क्या होता है। अभी जो हमने एक सामान्य अभिक्रिया ली थी, उसके अंदर हमने उसकी वेग समीकरण बनाई थी, उस वेग समीकरण से ही हम क्या करेंगे, वेग व्यंजक का जो मात्रक है वो ज्ञात करेंगे। ध्यान दें इधर, वेग व्यंजक जिसको K से लिखा जाता है, K का मात्रक या इकाई या यूनिट। ठीक है, हमने अभी जो पीछे एक सामान्य अभिक्रिया ली थी, A प्लस में B से आगे उत्पाद बन रहा, तो उसी अभिक्रिया की जो वेग समीकरण थी वो क्या थी, R बराबर K A की पावर X और B की पावर Y। हालांकि उसके आगे A और B लगा था, मैंने कहा A और B का मान XY के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात हमारी हो चुकी थी। X जो है वो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है और Y जो है वो B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। और इन घातों को जोड़ दें अभिकारकों की। अगर आपने किसी की वेग समीकरण बना रखी है और वेग समीकरण बनाने के बाद अभिकारकों की घातों का अगर टोटल कर दिया जाए तो संपूर्ण अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। ठीक है, और अभिक्रिया की जो कोटि ज्ञात करना होता है वो एक तरह से एक प्रैक्टिकली मान होता है, एक प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इस अभिक्रिया की कोटि को पढ़ेंगे, तब देखेंगे इस बात को। अब देखें, यहां से K का मात्रक निकालना है, तो K बराबर हो जाएगा R बटे A x और B y। ठीक है, इस फॉर्मूले से A और B को इस साइड में ले गए। हमें किसका मात्रक चाहिए, K का मात्रक। K का मात्रक निकालना है तो ऊपर किसका मात्रक लिखेंगे, R का मात्रक लिखेंगे। नीचे किसका मात्रक, A का मात्रक। और यहां B का मात्रक। क्लियर है, यानी सबके मात्रक लिखने हैं, हमें मात्रक ही ज्ञात करना है। तो K का मात्रक देखें, K का मात्रक बराबर,
यहां आर के मात्रक की बात करें तो आर है अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया के वेग का मात्रक हम जानते हैं ये होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स एक ही बात है, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो ए ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दें इस लेसन के अंदर ए एक सीधा लिखा है तो उसका कोई मीन नहीं है, और ए को ऐसे अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसका मतलब है ए की सांद्रता। क्या चीज है ये? ए की सांद्रता, यानी सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो एक बड़े ब्रैकेट का आप यूज करेंगे, यहीं पर हमने ये यूज किया है। ए की क्या चीज है? सांद्रता। इसका मतलब यहां सांद्रता का जो मात्रक होगा वो लिखा जाएगा, पावर क्या होगी? एक्स। यहां क्या है? सांद्रता का भी मात्रक यहां लिखा जाएगा। ए और बी से मतलब नहीं है, हमें मात्रक से मतलब है, और यहां भी सांद्रता ली जाती है एक ही, यहां बी की सांद्रता, इसका मतलब सांद्रता का मात्रक तो सेम ही रहेगा दोनों का। के का मात्रक बराबर आर का मात्रक हम पहले लिख चुके हैं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब देखें यहां भी सांद्रता की पावर x है और यहां भी सांद्रता की पावर क्या है? y है, यानी मेरे कहने का मतलब आधार क्या एक तरह से समान है। और मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर गुणा के अंदर किसी चीज का आधार समान है तो उसकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। कैसे? जैसे 2 की पावर 3 लिखा और इंटू 2 की पावर 4 लिखा, इस घात का आधार 2 है, इस घात का भी आधार क्या है? समान है, 2 है। आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जुड़ने का मतलब इस 2 के ऊपर इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, 4 और 3 7, ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन के अनुसार या मैथमेटिकल सिद्धांतों के अनुसार। तो यहां सांद्रता की पावर क्या हो जाएगा? सांद्रता कॉमन रखेंगे, x प्लस वाई, दोनों का टोटल। और x प्लस वाई क्या चीज है? अभी हम पढ़ के आए, x प्लस वाई जो होता है वो कंप्लीट अभिक्रिया की क्या होती है? कोटि होती है। x प्लस वाई जो होता है, जिसको मैं एक बार इकट्ठे को किससे रिप्रेजेंट कर लूं? n से। अब हम आगे n ही लेंगे प्रत्येक जगह ही, ध्यान रखना। x प्लस वाई क्या चीज है? अभिक्रिया की कंप्लीट अभिक्रिया की कोटि है, जिसको n से क्या करेंगे? हम लिखेंगे। x और y का टोटल है वो किससे लिख रहे हैं हम? n से। n क्या चीज है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इसका मतलब k का मात्रक, k का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सांद्रता का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब होता है लीटर इनवर्स, यही है। इस पूरे के ऊपर पावर क्या लिख दूं अब की बार मैं? n। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्योंकि n हमने x प्लस वाई को दोनों को इकट्ठा लिख दिया, किससे? n से, ताकि आगे जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। डायरेक्ट n का मतलब अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब देखें नीचे वाले को सोल्व करें, ऊपर वाला तो सोल्व है ही। k का मात्रक, k का मात्रक देखें ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, मोल पर लीटर लिखा ही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखें इस मोल की पावर भी n है, इस लीटर की पावर भी क्या है? n है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उन दोनों की पावर ऊपर जो लिखी है वो कॉमन है, तो इसका मतलब मोल के ऊपर भी आप पावर लिख सकते हैं 2, और n, और लीटर के ऊपर भी पावर लिख सकते हैं आप n। ठीक है, ये पावर दोनों को मैं अलग अलग दे रहा हूं। अलग अलग देने का मतलब ये हो जाएगा मोल की पावर n और लीटर की पावर -n। -n क्यों लिखा? क्योंकि इनवर्स -1 था, उस -1 को n से गुणा किया गया तो वो किसके अंदर लिखा गया? माइनस के अंदर लिखा गया। क्लियर है यहां तक? अब देखें ये भी मोल की टर्म, ये भी मोल की टर्म, ये लीटर की टर्म, ये लीटर की टर्म, इन दोनों को ऊपर ले जाएं आप। जब भी एक बटा के अंदर जो कोई चीज है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है।
देखें क्या होगा चिन्ह, के का मात्रक बराबर मोल, ये तो पहले वाला है, इसको मैं ऊपर लेके आया तो मोल इनवर्स हो गया, ठीक है, ये गुणा में है, इनटू ये लीटर ऊपर वाला पहले का ही है, इस लीटर को ऊपर लेके आए तो माइनस एन की जगह क्या हो गया, प्लस एन हो गया, और सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है। यानी ये रेड वाले तो पहले ही ऑलरेडी ऊपर थे, इस मोल को मैं जब ऊपर लेके गया तो इनवर्स हो गई पावर, पहले से इनवर्स थी, वो कहने का मतलब प्लस के अंदर होगी, पॉजिटिव में आ गई, माइनस के अंदर था तो वो प्लस के अंदर हो गया। अब देखें वही सेम आधार समान है दोनों का, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आधार समान है तो घातें हम जोड़ देंगे। देखो के का मात्रक बराबर मोल, इस मोल के ऊपर कितना है, इस मोल के ऊपर 1 है, इस मोल के ऊपर कितना है, माइनस एन, 1 प्लस माइनस एन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस एन, ठीक है, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा। इसी तरह देखो लीटर लीटर आधार समान है, इसके अंदर भी आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो लीटर इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर प्लस एन है, तो आप प्लस वाले को पहले लिखें और माइनस वाले को बाद में लिखें, तो n-1 सेकंड इनवर्स। फाइनल आपको ये याद रखना है बस केवल, ठीक है। ये तो तरीका था आर यानी के के मात्रक को फाइंड आउट करने का, आपको केवल ये इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि के का जो मात्रक होगा मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, केवल इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और यहां केवल आप n की वैल्यू को रखेंगे, n की वैल्यू रखते ही हमारे पास प्रत्येक अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग व्यंजक का मान या वेग व्यंजक का मात्रक है वो मिल जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अभिक्रिया चाहे वो किसी भी कोटि की हो, कैसी भी हो, आर का मात्रक तो सेम ही रहेगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स फिक्स है, ठीक है, लेकिन वेग व्यंजक का मान प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। यहां से मिटा रहे हैं, देखें कैसे, अगर n बराबर 0 हो, 0 का मतलब क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य है, यानी घातों को जोड़ रहे हैं तो टोटल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। n का मान 0 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो k का मात्रक क्या होगा, किस अभिक्रिया के लिए बात चल रही है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात चल रही है, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब होता है n की वैल्यू 0 लेना, प्रथम कोटि का मतलब होता है n का मान आप 1 लेंगे, द्वितीय कोटि का मतलब है n का मान 2 लेंगे। अब देखें 1 माइनस 0 करेंगे, 1 माइनस 0, 1 में से 0 घटाने का मतलब वही सेम 1 ही रह गया कहने का मतलब, तो क्या हो जाएगा, यहां तो रह जाएगा मोल, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में यहां 0 रखा है, n का मान रखना है बस केवल, यहां 0 रखा तो 1 माइनस 0 का मतलब मोल, यहां लीटर है तो यहां अब की बार n की जगह यहां 0 लिखेंगे तो 0 माइनस 1 का मतलब क्या बच गया, -1 ही बच गया। सेकंड हमेशा साथ में रहेगा, सेकंड के ऊपर कोई n की वैल्यू नहीं आई, ये मात्रक किसका आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक का मात्रक। ये एक बार आरबीएससी बोर्ड के अंदर पूछा गया था कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजकों के मात्रक क्या होंगे, क्लियर है। तो k का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब देखें ये जो मात्रक दिखाई दे रहा है आपको, इस मात्रक में और इस मात्रक में कोई फर्क है, या कह दूं यहां इस मात्रक में, ये भी मोल पर लीटर सेकंड जो कि किसका था, आर का मात्रक था। तो यहां से फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग का मात्रक होगा वही विशिष्ट अभिक्रिया वेग का होगा या वही वेग व्यंजक का, यानी k का मात्रक और r का मात्रक दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, केवल शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, और किसी अभिक्रिया के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है।
अगर n बराबर 1 लें, n बराबर 1 का मतलब किस कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्योंकि n का मान कितना लिया आपने? 1 लिया है, तो k का मात्रक, k का मात्रक क्या हो जाएगा? अब देखें n का मान 1 लेंगे, यहां 1 पहले से है, माइनस n का मान 1 लें तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? 0। तो मोल की पावर क्या हो गया? 0। और किसी की भी पावर का मतलब होता है, किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की पावर 0 हो इसका मतलब क्या होगा? 1। यानी कहने का मतलब ये पूरी टर्म है, ये जो है वो क्या बन गया? 1 ही बन गया, मोल बचा ही नहीं, क्योंकि मोल की पावर 1 माइनस 1 की 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 0, और मोल की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। यानी ये मोल ही यहां से हट गया, कुछ नहीं बचा यहां पर। यहां इसी तरह लीटर में देखें, n का मान 1 रखें आप, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो वही 0 आया, तो लीटर की पावर भी क्या हुई? 0। और किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसका भी मतलब क्या बना? 1 बना। तो ये भी कोई काम का नहीं बचा। क्या? केवल सेकंड इनवर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट मात्रक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक होता है उसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया वेग का मात्रक यही मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि जो अभिक्रिया थी उसके अंदर जो वेग का मात्रक था वही किसका है? वेग व्यंजक का मात्रक है। ठीक है, एक और देखें बस द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। अगर n बराबर 2 हो तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। n का मान अब की बार कितना लेना है? 2 लेना है। ध्यान दें इधर k के मात्रक के लिए, k का मात्रक यहां आ जाए इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में देखें मोल 1 माइनस n की जगह यहां कितना रखें? 2 रखें, तो 1 में से माइनस 2 गया, कितना बच गया? माइनस का 1 बच गया यहां पर। तो मोल माइनस 1, लीटर के ऊपर पावर है n माइनस 1, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी रखूं मैं? 2 माइनस 1 करूंगा तो लीटर प्लस के अंदर बच गया 1, और सेकंड इनवर्स हो गया। इसको थोड़ा सोल ऐसे कर सकते हैं, इस इनवर्स का मतलब ये नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि लीटर जो था इनवर्स के अंदर हो तो इसका मतलब नीचे पर के अंदर है वो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स किसका मात्रक है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक k का मात्रक है वो लीटर इनवर्स पर मोल है, जबकि वेग का मात्रक क्या है? मोल पर लीटर है, यानी मोल ऊपर होता है लीटर नीचे होता है। जबकि द्वितीय कोटि के अंदर वेग व्यंजक का मात्रक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग का थोड़ा सा रिवर्स, यानी ऊपर एक पार्ट को रिवर्स कर दें तो ये आएगा। तो लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स किसके लिए? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो ये आपको वेग व्यंजक का फॉर्मूला है वो केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, नोट आपको प्रत्येक चीज करनी होगी, लेकिन फाइनल के अंदर इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा देना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। यहां केवल आपको n का मान ही रखना होगा, बाकी कुछ नहीं रखना है। n का मान रखो, रखते ही हो सकता है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आ जाए, प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स और द्वितीय कोटि के लिए क्या हो गया? लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर है? ये था वेग व्यंजक k का मात्रक।